सो हेड वंस वेलकम इन मैसेज क्लासेस में। कैसे आपसे बढ़िया है ना? बताइए कैसे आपसे बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? चलिए, तो हमारा है आज डे नंबर 4, यानी कि हम लोग आज डे नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम लोग बात करेंगे कल के बारे में। तो कल क्या हुआ था कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मेरा क्लास नहीं हो पा रहे थे। ठीक है ना? तो आपका आज यानी कि डे 4 कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बोलने चाहता हूँ कि जो भी बच्चों आप यूपी सीनेट और सीपेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मैं आपको 10 दिन का चैलेंज लेके आया हूँ। और ये 10 दिन का चैलेंज में क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ के आपका सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस मिलेगा और आपका जीके जीएस जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस इस पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या मिलने वाला है, इसमें आपको ये मिलेगा कि जो आपका 21 से लेकर के 25 तक जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 21 से लेकर के 25 तक जितना भी क्वेश्चंस आपको पूछा गया एग्जाम में, सीनेट और सीपेट एग्जाम में, ये आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो इसमें मतलब बोल ही दिया हूं कि आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस भी रहेगा और आपको 500 एमसीक्यू का टारगेट लेके आया हूं मैं। ठीक है ना? 500 एमसीक्यू का टारगेट लेके आया हूं, जिसमें से आपका क्या होगा, यानी कि हम आज मोस्टली 200 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना? यानी कि 150 एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए क्लास में, जल्दी से जुड़िए। चलिए, तो जो भी बच्चों डे 1 डे 2 डे 3 कंप्लीट नहीं किए होंगे, तो आप लोग जाइए और आपको डे 1 डे 2 और डे 3 तीनों आपको कंप्लीट करना है। पहले आप डे 4 कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आप लोग डे 1 डे 2 डे 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, यानी कि आपको कोई भी आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी का दे चुका हूँ। ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रहा है, यानी कि मैं ऑलरेडी आपको इंग्लिश में कंप्लीट करा चुका हूँ और ये हिंदी मीडियम का है। ठीक है ना? तो सिर्फ आप लोग 10 दिन दीजिए और 10 दिन आप लोग दीजिए, आपका जो प्रिपरेशन हो जाएगा काफी ज्यादा बूस्टर हो जाएगा और आपको एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगा आपको एग्जाम में। ठीक है ना? तो सिर्फ आप 10 दिन दीजिए, यानी कि 10 घंटा मांग रहा हूँ। राइट? चलिए, तो चलिए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ आज की। ठीक है ना? यानी कि हम लोग आज से जो स्टार्ट करेंगे, यानी कि 152 से क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 151 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चों नहीं किए आप लोग जाइए, क्योंकि आप लोग बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग जाइए और कंप्लीट कीजिए डे 1 डे 2 और डे 3। राइट? राइट, चलिए देखिए आपका क्वेश्चंस आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक योग्यता में पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका? आप बता सकते हैं कि सांस्कृतिक योग्यता में पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है? क्या भूमिका होता है एक योग्य नर्स की? फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि रोगी देखभाल में सांस्कृतिक मतभेद और विविधता को अनदेखी करना। कर सकते हैं? नहीं, यानी कि हम लोग ये फर्स्ट ऑप्शन गलत कह रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से सक्षम देखभाल प्रदान करना, जो रोगियों और परिवार को सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता को पहचानती हैं और उनका सम्मान करती हैं और सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों को बढ़ावा देता है। ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ठीक है ना? सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? तो सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, देखिए आपका सी कह रहे हैं कि सांस्कृतिक रूप से सक्षम देखभाल प्रदान करने से इनकार करना। ना ना, बिल्कुल हमें नहीं करना है। यानी कि हमको हॉस्पिटल्स में जितना भी पेशेंट है, तो हम उसको सांस्कृतिक रूप से, यानी कि इसको हम कास्ट नहीं देखेंगे, यानी कि ये किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसका हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ये आपको पुअर फैमिली से बिलोंग करता है या रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, ये हमको नहीं देखना। यानी कि हमको हर एक पेशेंट को हमको सिमिलर लेना है और आपको हर एक पेशेंट को हमें एक फैमिली की तरह केयर करना है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कि यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट कर रहा है कि सांस्कृतिक रूप से सक्षम देखभाल प्रदान करना, जो रोगियों और उनके परिवारों को सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता को पहचानती है और उनका सम्मान करती है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर सभी को? समझ में आ गया? यानी कि इसमें कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से, यानी कि इसमें मतभेद के बारे में बात बोल रहे हैं, यानी कि हम पेशेंट को डिफाइन करेंगे कि ये पेशेंट मान लो कि रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा है,
तो हमें इसको पहले केयर देना है, उसके फैसिलिटी केयर देना है। लेकिन हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब प्राइवेट में चलता है, ठीक है ना, कि जो पेशेंट जितना फैसिलिटी चाहता है उसको अकॉर्डिंग टू पैसा के थ्रू, यानी कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना फैसिलिटी के तौर पर वो हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, यानी कि प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है ये है कि साक्ष्य आधारित अभ्यास में पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका है। बता सकते हैं कि साक्ष्य आधारित अभ्यास में पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका है। बताइए क्या भूमिका है, योग्य नर्स की क्या भूमिका है, बता सकते हैं आप लोग, बताइए। चलिए देखिए, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल में साक्ष्य आधारित अभ्यास के महत्व को नजरअंदाज करना है। बी ऑप्शन कह रहा है कि नैदानिक निर्णय लेने की जानकारी देने और रोगी के परिणामों में सुधार करने के लिए नर्सिंग अभ्यासों में सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य को शामिल करना है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नर्सिंग अभ्यास में साक्ष्य आधारित अभ्यास को शामिल करने से इनकार करना है। डी कह रहा है यानी कि आपका सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। तो देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है कि साक्ष्य आधारित अभ्यास में, जो साक्ष्य आधारित अभ्यास में जो हम किसी एक योग्य नर्स की जो भूमिका होता है, ये होता है कि नैतिक जो भी इसको निर्णय ले रहे हैं उसकी जानकारी देना और रोगी के परिणामों में सुधार करने के लिए नर्सिंग अभ्यासों में सर्वत्र उपलब्ध साक्ष्य को शामिल करना पड़ता है। यानी कि आपका जो ऑप्शन कह रहा है आपका बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है ना, बी जो हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व में पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका है। क्या कह रहे हैं कि नेतृत्व में जो एक पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है। तो क्या भूमिका होता है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि नर्सिंग अभ्यास में नेतृत्व के महत्व को नजरअंदाज करना, समझ गए, यानी कि इसको हमें इग्नोर करना। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि सहयोग को बढ़ावा देने वाले नेतृत्व प्रदान करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि जवाबदेही और नर्सिंग अभ्यास और स्वास्थ्य देखभाल वितरण में उत्कृष्टता। डी ऑप्शन कह रहा है आपका कि नर्सिंग प्रैक्टिस में नेतृत्व प्रदान करने से इनकार करना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, नेतृत्व में जो एक पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है बच्चों। तो इसकी जो भूमिका होता है ना, यानी कि सहयोग को बढ़ावा देने वाला नेतृत्व प्रदान करना, जो भी हम इसको हेल्प कर रहा है उसको बढ़ावा देने वाले क्या चाहिए, इसको नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इसका जो भी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि जोखिम प्रबंधन में पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका है। जोखिम प्रबंधन में एक पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका है, बताइए जोखिम प्रबंधन में क्या भूमिका होता है एक नर्स की। तो स्वास्थ्य देखभाल में जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को नजरअंदाज कर रहे हैं, यानी कि इग्नोर कर रहे, तो आप हॉस्पिटल्स में क्यों ही आए हो भाई। जब आप पेशेंट को केयर ही नहीं कर पाओगे तो आपको हॉस्पिटल्स में क्यों रखेगा, नहीं रखेगा। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि रोगी की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को जोखिम की पहचान करना, उनका आकलन करना और उन्हें काम करने के लिए जोखिम प्रबंधन पहल में भाग लेना। ऑप्शन सही है सी। देखिए क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि जोखिम प्रबंधन में भाग लेने से इनकार करना। भाई आप ही भाग जाओगे तो फिर पेशेंट का क्या हाल होगा। यानी कि आपका इसका जो आंसर कह रहा है यानी कि बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में कह रहा है कि जो भी पेशेंट आया है, जो इसका जोखिम है, जिसका इंजरी हुआ है, तो इस इंजरी को हमें पहचानना है, ठीक है ना, उसकी घाव को हमें पहचाना है कि कितने लेवल तक, फर्स्ट स्टेज का है या सेकेंड स्टेज का है या थर्ड स्टेज का इसको मतलब इंजरी हुआ है। इसको पहचानने के बाद, इसको असेसमेंट करने के बाद फिर हमको इसको क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, उसमें हमें भाग लेना है। जो भी पेशेंट का इस टाइप दिस अकॉर्डिंग टू डिजीज के अकॉर्डिंग हमें केयर देना है, ठीक है ना, पहले इसको असेसमेंट करने के बाद।
राइट, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि रोगी की वकालत में पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है। बता सकते हैं आप लोग कि रोगी के वकालत में एक पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है। बताइए क्या भूमिका होता है एक योग्य नर्स की। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि नर्सिंग प्रैक्टिस में रोगी की वकालत के महत्व को नजरअंदाज करना, यानी कि इग्नोर करना नहीं, ये भी आंसर आपका नहीं हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि मरीज के अधिकारों और उसकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को वकालत करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें सुरक्षित, गुणवत्ता वाला और रोगी की केंद्रित देखभाल मिले। सी कह रहा है कि मरीज की वकालत करने से इनकार करना है। बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चों, जो रोगी को जो हम वकालत करते हैं, जो इसमें जो नर्स की जो भूमिका होता है, ये क्या होता है, यानी कि उसकी अधिकार, उसकी जो भी नीड है, उसको प्राथमिकता के साथ इसको हमें सुनिश्चित किया जा सकता है और उसे गुणवत्ता वाला रोगी केंद्रित देखभाल मिले। ठीक है ना, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बताओ मजा आ रहा है ना क्वेश्चंस करने में। देखो इसी टाइप्स का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चंस को समझना है। राइट, इसी टाइप्स का क्वेश्चंस आता है, ना कि कोई हाई लेवल का। राइट, तो आपको क्वेश्चन समझना है और अच्छे से करना है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि रोगी सुरक्षा में पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका है। पेशेंट को हमें सुरक्षा करने में, पेशेंट को सुरक्षा करने में एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है। बता सकते हैं एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है। क्या भूमिका होता है, स्वास्थ्य देखभाल में रोगी सुरक्षा के महत्व को नजरअंदाज करना, या जोखिम की पहचान करके और उन्हें काम करने का साक्ष्य आधारित विविधताओं उपयोग करके और निरंतर गुणवत्ता सुधार संलग्न होकर के नर्सिंग अभ्यासों में रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता देना, या नर्सिंग अभ्यास में रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता से इनकार करना, या आपका ऊपर के सभी हो जाएगा। तो बताओ कि किसी भी पेशेंट को सुरक्षा में जो एक रजिस्टर्ड नर्स होता है उसकी क्या भूमिका होता है। बता सकते हैं आप लोग क्या भूमिका होता है, बताइए क्या भूमिका है। तो इसकी यही भूमिका होता है कि जो भी जोखिम है उसको पहचान करना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट करना है, हेल्प करना है, यानी कि इसका भी जो आंसर आपका हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दवा प्रशासन में पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है या क्या जिम्मेदारी है। दवा को प्रशासन करने में जो एक नर्स की जो भूमिका होता है या उसकी जिम्मेदारी क्या होता है, हम बता सकते हैं। बताइए दवा प्रशासन में एक योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होता है। तो जिम्मेदारी ये है कि दवा के ऑर्डर और मरीज की पहचान की दोबारा जांच के बिना दवाई देना। भाई जब आप मरीज को पहचानोगे ही नहीं, आप मान लो कि आपको दवाई दिया है 6 नंबर वाले पेशेंट, यानी कि 6 बेड नंबर वाले पेशेंट को, आप इसी दवाई को अप्लाई करें आपको 8 नंबर वाले बेड पे, यानी कि इस पेशेंट को, तो भाई क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, यानी कि जांच के बिना हम दवाई किसी को अप्लाई कर सकते हैं नहीं। रोगी की एलर्जी दवा पारस्परिक किए और मतभेद को आकलन किए बिना दवाई देना। बताइए ये भी सही कह रहा है कि रोगी के जो भी एलर्जी है उसको हम लोग आकलन नहीं किया, उसको हम लोग असेसमेंट नहीं किया, फिर भी हम इसको दवाई दे रहे हैं। यानी कि भाई कोई भी बीमारी है, सबसे पहले इसको आपको आइडेंटिफाई करना है ना कि किस लेवल तक इस बीमारी का स्टेज गया है, ठीक है ना, कितना डैमेज किया है, तभी तो आप इसको ट्रीटमेंट करोगे ना। यानी कि ये भी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, गलत कह रहा है। सी ऑप्शन ये क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि दवा प्रशासन के 5 अधिकारों के अनुसार दवा देना सही, रोगी सही दवा, सही खुराक, सही मार्ग और सही समय, एकदम राइट। यानी कि जब किसी भी पेशेंट को जब हम दवा दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी पेशेंट को हम दवा दे रहे हैं, तो आपको ये 5 राइट हम आपको हमेशा याद होना चाहिए। यानी कि सही पेशेंट, यानी कि राइट पेशेंट, ठीक है ना, राइट मेडिसिन, यानी कि राइट आपको सही दवा चाहिए,
खुराक यानी कि राइट डोज, यानी कि आपको खुराक पता होना चाहिए कि इस पेशेंट को कितने एमजी को टैबलेट देना है, कितना टैबलेट देना है, ठीक है ना। उसके साथ साथ सही मार्ग और सही समय, यानी कि मार्ग का मतलब ये हुआ कि किसके थ्रू हमें इसको दवाई देना, ओरल के थ्रू देना है या आईवी के थ्रू देना है या आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस हो जाएगा, ठीक है ना, या आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू के माध्यम से इसको हमें दवाई देना है, यानी कि हमें सही मार्ग पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट को हम लोग दवाई प्रशासन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, यानी कि हमको ये 5 राइट हमेशा पता होना चाहिए। सबसे पहले राइट पेशेंट, इसके बाद राइट मेडिसिन, राइट क्या होना चाहिए डोज, राइट मतलब राइट क्या होना चाहिए, राइट मतलब आपको मार्ग पता होना चाहिए, यानी कि राइट दिशा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको टाइम टू टाइम पता होना चाहिए, यानी कि आपको दवाई दे रहा है कि आपको इस पेशेंट को दवाई देना है 11 बजे, ठीक है ना, आप दे रहे हैं 12 बजे, तो ये क्या है आपका एरर है, यानी कि ये एरर है, इससे पेशेंट को खतरा हो सकता है, ठीक है ना। उससे पहले आपको डांट मिलेगा और हॉस्पिटल से निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये सब नहीं करना है, आपको हर चीज फॉलो करना। क्लियर सभी को? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सूचित सही समय यानी कि सूचित सहमति में पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है, बताइए। कह रहा है कि सूचित सहमति में पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है, क्या भूमिका होता है योग्य नर्स की सूचित सहमति में, कि किसी प्रक्रिया या उपचार के लाभों को, जोखिम और विकल्पों को समझाए बिना रोगी की सूचित सहमति प्राप्त करना। हम कर सकते हैं, मान लो कि किसी भी प्रकार की रोगी आया है, उसको हम लोग जोखिम को पहचानेंगे नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे, बिना सुझाव को उसको हम लोग सूचित सहमति प्राप्त कर देंगे, बताइए कर देंगे? नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपका, कि रोगी की समझ क्षमता और स्वैच्छिक सहमति का आकलन किए बिना उसे सूचित सहमति प्राप्त करना, यानी कि हम लोग रोगी की जो भी इसका क्षमता है उसको हम लोग समझेंगे नहीं, ठीक है ना, फिर भी हम उसको सहमति प्राप्त करना एकदम गलत कह रहा है ये भी। सी ऑप्शन कह रहा है कि किसी प्रकार किसी प्रक्रिया या उपचार के लाभों, जोखिम और विकल्पों को समझकर या समझाकर उनकी समझ क्षमता और स्वैच्छिक सहमति का आकलन करके सहमति प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करके रोगी की सूचित सहमति प्राप्त करें, एकदम राइट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है दस्तावेजीकरण, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट हमको पता होना चाहिए, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा सी एकदम करेक्ट कह रहा है, राइट, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। समझ आ गया? बताइए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि रोगी को शिक्षा में पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होती है। मान लो कि पेशेंट को हम एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, पेशेंट को हमें एजुकेशन देने में किसी भी एक योग्य नर्स की या पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होता है, क्या जिम्मेदारी होता है, कि स्वास्थ्य देखभाल में रोगी शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज करना। नहीं भाई, आप कैसे कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे। अगला आंसर है कि आपका आत्म देखभाल को बढ़ावा देना, जटिलताओं को रोकने और स्वास्थ्य साक्षरता बढ़ाने के लिए रोगी शिक्षा प्रदान करना। बताइए सही है ऑप्शन? एकदम सही कह रहा है। अगला ऑप्शन है क्या कह रहा है, कि रोगी की शिक्षा प्रदान करने से इनकार करना। भाई आप रोगी को कैसे इनकार करोगे कि आपको राइट, जो भी पेशेंट है भाई, पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो आप उस कंडीशंस में, कि मान लो कि किसी पेशेंट को डायरिया हो गया, तो आप डायरिया वाले पेशेंट को बोलोगे कि भाई आप तुम चना खाओ, ठीक है ना, तुम रोटी खाओ, आप बोल सकते हो नहीं, इसको हम बोलेंगे कि भाई तुम दलिया खाओ, यानी कि इसको मतलब लिक्विड फूड खाने के लिए हम बोलेंगे, ताकि उसका डाइजेशन आसानी से हो जाए, यानी कि इसको दिक्कत ना आए, यानी कि हम इसको नहीं कर सकते। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोगी को हमको एजुकेशन देना है किसी भी बीमारी के बारे में, कि भाई आप ऐसा ना करो कि आपको आगे चल के फिर से ऐसा परेशानी हो। यानी कि मान लो कि कोई भी पेशेंट भर्ती है आईसीयू में, राइट, सपोज मान लो कि एक पेशेंट भर्ती है आईसीयू में और इसको क्या हो चुका है, मान लो इसको मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी भी कंडीशंस में, तो हम इसको बोलते हैं ना भाई कि आपको इस टाइप से खाना खाना है, ये नहीं कि आपको ये खाना है, अकॉर्डिंग टू डिजीज, यानी कि कंडीशंस के हिसाब से हम बोलते हैं।
तो वही इसमें कह रहा है कि रोगी की शिक्षा में जो एक नर्स की भूमिका होता है बहुत अच्छा भूमिका होता है, और नर्स पेशेंट हमेशा क्या होता है, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चंस पढ़िए आप सब जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि नैतिक अभ्यास में पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी है। नैतिक अभ्यास में पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी है, बता सकते हैं आप लोग क्या जिम्मेदारी है नैतिक अभ्यास में एक योग्य नर्स की, बताइए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि नर्सिंग प्रैक्टिस में नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों की अनदेखी। सेकंड है कि रोगी की स्वास्थ्यता और उपकार गैर दुर्भावना न्याय और निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए नर्सिंग अभ्यास में नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करना। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि नर्सिंग अभ्यास में नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करने से इनकार करना, या आपका डी यानी कि डी विल बी द आंसर राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो कह रहा है ये तो एकदम बिल्कुल गलत कह रहा है, ये भी आपका है, ठीक है ना, सॉरी बी नहीं होगा, बी तो एकदम राइट कह रहा है, यानी कि इनकार हम नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बेटा एकदम सही है, ठीक है ना, बी एकदम राइट है। ठीक, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक योग्यता में, मैं ये क्वेश्चन आपको लगभग 3 बार करा चुका हूं, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, बताइए क्या हो जाए इसका, सांस्कृतिक योग्यता में एक नर्स की क्या भूमिका होता है, बताइए सांस्कृतिक योग्यता में एक नर्स की क्या भूमिका होता है, बता सकते हैं आप लोग, ऑप्शन पढ़िए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि नर्सिंग अभ्यास में रोगी और उनके परिवारों को सांस्कृतिक विविधता को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, या बी कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और उत्तरदायी देखभाल प्रदान करना जो रोगी की मान्यताओं और मूल्य रीति रिवाजों और उनके विधियों का सम्मान करना पड़ता है, या सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और उत्तरदायी देखभाल प्रदान करने से इनकार करना है, आपका ऊपर के सभी हो जाएगा। तो बच्चों इसमें कह रहा है कि सांस्कृतिक योग्यता में हम जो रोगी को हमें जो एक नर्स के बारे में बता रहे हैं कि इसको किस टाइप्स का क्या इसका भूमिका होता है, इसका यही भूमिका होता है कि पेशेंट को इक्वल केयर देना, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि दस्तावेजीकरण में पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका है, भाई बताइए, रिकॉर्ड में या रिपोर्ट बनाने में, ठीक है ना, दस्तावेजीकरण में एक योग्य नर्स की क्या भूमिका है, बताइए दस्तावेजीकरण में एक योग्य नर्स की क्या भूमिका है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सटीकता और पूर्णता संबद्धता के बिना दस्तावेजीकरण को देखभाल करना, या देखभाल को निरंतर गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देखभाल का सटीक और पूर्ण संबंध तरीके से दस्तावेजीकरण करना, या दस्तावेजीकरण को देखभाल से इनकार करना, भाई तुम्हें इनकार कर देगा हॉस्पिटल वाला, ठीक है ना, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें दस्तावेजीकरण जो किए हुए हैं या आज हम कर रहे हैं उसको हमें सुरक्षित जगह पे रखना है, सुनिश्चित करना है, उसके साथ साथ उसको हम अच्छे से देखभाल करना है, टाइम टू टाइम जिस टाइम हम पेशेंट को जिस टाइप्स का दवा दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको हमें इसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, यानी कि एकदम बी कह रहा है राइट आंसर, ठीक है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान और साक्ष्य आधारित अभ्यास में, अनुसंधान और साक्ष्य आधारित अभ्यास में एक जो नर्स होता है उसका क्या भूमिका है। अनुसंधान और साक्ष्य आधारित अभ्यास में पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है, बता सकते हैं एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है पेशेवर रूप से, बता सकते हैं आप लोग।
देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों कि नर्सिंग में अनुसंधान और साक्ष्य आधारित अभ्यास के महत्व को नजरअंदाज करना। भाई आपको इग्नोर तो कोई काम करना ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन को आपको हमेशा कट ही रखना है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला कह रहा है कि रोगी के परिणाम में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने और पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए नर्सिंग अभ्यास में अनुसंधान और साक्ष्य आधारित अभ्यास की एकीकृत करना। सी कह रहे हैं आपका कि नर्सिंग अभ्यास में अनुसंधान और साक्ष्य आधारित अभ्यास को एकीकृत करने से इनकार करना। नहीं कर सकते हो ना आप इनकार कर सकते हो? बताइए नहीं कर सकते हो। डी ऑप्शन कहाँ गया बताओ? डी भाग गया, डी है डी, यानी कि डी कहना आपका ऊपर के सभी तो होने वाला नहीं, यानी कि इसका भी जो आंसर आपका हो जाएगा कि रोगी की परिणाम में सुधार करना, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाना और पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए नर्सिंग अभ्यास में अनुसंधान और साक्ष्य आधारित अभ्यास को एकीकृत करना है। यानी कि एकदम कह रहा है आपका सटीक आंसर कह रहा है, बी इज द राइट आंसर। बी एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि नेतृत्व प्रबंधन में जो एक योग्य नर्स होता है उसका क्या भूमिका होता है? बता सकते हैं कि नेतृत्व और प्रबंधन में जो एक पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है? बताइए क्या भूमिका होता है? क्या भूमिका होता है कि नर्सिंग अभ्यास में नेतृत्व और प्रबंधन की भूमिका को अनदेखी करना, या नर्सिंग अभ्यास में टीम वर्क, सहयोग और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देने के लिए नेतृत्व और प्रबंधन कौशल्य को प्रदर्शन करना, या नर्सिंग अभ्यास में नेतृत्व और प्रबंधन कौशल्य को प्रदर्शित करने से इनकार करना, या ऊपर के सभी हो जाएगा। तो बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर कि नर्सिंग और प्रबंधन में जो पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या जिम्मेदारी होता है? बताइए क्या जिम्मेदारी होता है? तो इसका जिम्मेदारी यही है कि नर्सिंग अभ्यास में यानी कि जो भी टीम वर्क करना है, इसको हेल्प करना है, इसको सुधार को इसकी हेल्प मतलब इम्प्रूव करना है, उसके साथ साथ कौशल प्रबंधन करना है। यानी कि एकदम राइट हो जाएगा आपका बी जो ऑप्शन कह रहा है, एकदम राइट कह रहा है, ठीक है ना, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलो 68, ओ सॉरी 68 का क्वेश्चन यहीं पे पढ़ लो। इसमें कह रहा है कि सत्यतः शिक्षा और आजीवन सीखने में जो एक पेशेवर रूप से योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है? बता सकते हैं कि सत्यतः शिक्षा और आजीवन सीखने में एक पेशेवर रूप से एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है? बताइए क्या भूमिका होता है? बताइए क्या भूमिका होता है? यही भूमिका है कि नर्सिंग अभ्यास में सत्यतः शिक्षा और आजीवन सीखने के महत्व को नजरअंदाज करना। एकदम गलत कह रहा है। सेकंड है कि नर्सिंग अभ्यास में ज्ञान कौशल और क्षमताओं को बढ़ावा और स्वास्थ्य देखभाल में सर्वत्र विविधता और प्रगति के साथ अद्यतन के रहने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न रहना, या निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न होने से इनकार करना, या आपका डी आपका राइट सभी हो जाएगा। बताइए इसका आंसर। चलिए बड़ा कर देते हैं। बताइए क्या भूमिका होता है सत्यता विकास में एक योग्य नर्स की क्या भूमिका होता है? बताइए क्या भूमिका होता है? देखिए इसका यही भूमिका होता है कि नर्सिंग अभ्यास में ज्ञान कौशल और क्षमता को बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल में सर्वत्र विविधियों और प्रगति के साथ अद्यतन रहने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न आपको रहना पड़ेगा। यानी कि एकदम करेक्ट कह रहा है। समझ में आ गया? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पेशवे रूप से एक योग्य नर्स की पेशवे रूप से एक योग्य नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? यानी कि एक नर्स जो है, जो एक पेशवे रूप से एक योग्य नर्स है, उसका गुण इसमें से कौन सा आवश्यक नहीं है? सहानुभूति नहीं है, या प्रभावी संचार नहीं है, या तकनीकी कौशल नहीं है, या रोगी के प्रति अनादर नहीं है? इसमें से कौन सा गुण नहीं है? बता सकते हैं आप लोग इसमें से कौन सा गुण नहीं है एक पेशवे रूप से नर्स का? देखिए सहानुभूति एकदम होना चाहिए,
ठीक है ना। प्रभावी संचार भी एकदम होना चाहिए, तकनीकी कौशल भी आपको होना चाहिए, यानी कि रोगी को आपको अनादर नहीं करना, यानी कि इसको हमें आदर करना है। क्या करना है बच्चों? आदर करना है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी एकदम राइट हो जाएगा। भाई पेशेंट को हमें रिस्पेक्ट करना है। क्या करना है बच्चों? पेशेंट को रिस्पेक्ट करना है। इसके साथ साथ क्या करना है? उसको हमें वेलकम करना है, और इसको इस वेलकम करने के बाद इसको हमें असेसमेंट करना है। इसके साथ भी जो भी डायग्नोस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको इसको ट्रीटमेंट देना है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रोगी केंद्रित देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? बताइए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि रोगी केंद्रित देखभाल प्रदान करने के लिए, यानी कि जब हम पेशेंट को देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स की क्या गुण होना चाहिए, यानी कि जब भी हम किसी पेशेंट को केयर देंगे तो एक नर्स के अंदर में क्या ऐसा गुण होना चाहिए? बताइए, क्या गुण होना चाहिए? कि रोगी को प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करना, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, एकदम गलत कह रहा है। निर्णयात्मक होना, बता सकते हैं कि निर्णयात्मक होना हो सकता है? बताइए, नहीं। यानी कि सहानुभूति दिखाना, ये रोगी के बजाय बीमारी पर ध्यान केंद्रित करना। आप पेशेंट पे नहीं दे रहे, आप इसकी बीमारी पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बताइए क्या हो जाएगा? तो भाई एक पेशेंट को एक नर्स को जब भी पेशेंट को केयर देखभाल प्रदान कर रहा है, जिसके अंदर में एक सहानुभूति दिखाना चाहिए। क्या होना है? सहानुभूति दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। एकदम सी एकदम कह रहा है, सी एकदम चमकता हुआ आंसर कह रहा है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि प्रभावी रोगी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नर्स की निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि प्रभावी रोगी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नर्स की निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? बता सकते हैं कौन सा गुण होना चाहिए? धैर्य की कमी होना चाहिए, या अप्रभावी संचार कौशल होना चाहिए, या विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, या रोगी के सवालों को नजरअंदाज करने वाला नर्स होना चाहिए? बता सकते हैं आप लोग क्या होना चाहिए? यानी कि विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि एक नर्स को क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, इसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी डिजीज के अकॉर्डिंग। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका देखिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि सुरक्षित और प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? बता सकते हैं कौन सा गुण होना चाहिए? यानी कि सुरक्षित और प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए किसी भी पेशेंट को नर्स के अंदर में ऐसा क्या गुण होना चाहिए? बताइए कौन सा गुण होना चाहिए? एक गुण का नाम है कि रोगी की शिकायतों को नजरअंदाज करना होना चाहिए पेशेंट के अंदर में, बता सकते हैं आप लोग, या असंगठित होना चाहिए, या विस्तार पर ध्यान दे, या चिकित्सा शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों, एक नर्स जो होता है जब भी पेशेंट को देखभाल प्रदान करता है या सुरक्षित प्रभावी देखभाल प्रदान कर रहा है किसी पेशेंट को, तो एक नर्स के अंदर में क्या होना चाहिए? विस्तार पर ध्यान दे, यानी कि जो भी मान लो कि कंडीशंस के हिसाब से, यानी कि जो भी इसका डिजीज है उसको हमें विस्तार पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। क्या देना चाहिए? इसके विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। शिकायतों पर नजरअंदाज करना, नहीं बिल्कुल नहीं करना है, संगठित नहीं, ये सब नहीं हो, ठीक है ना। चलो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक रूप से सक्षम देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक रूप से सक्षम देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स के अंदर में एक कौन सा गुण होना चाहिए? बता सकते हैं कौन सा गुण नर्स के अंदर में होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट गुण कह रहा है कि इसके अंदर में विविधता के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। सेकेंड गुण कह रहा है कि स्वास्थ्य मान्यताओं पर संस्कृति के प्रभाव को नहीं पहचानना, या
तीसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समझ और उनका सम्मान करना, या मरीज को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर स्टीरियोटाइप्स करना। बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर? तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को समझ और उनका सम्मान करना है। क्या करना है? इसकी जो भी सांस्कृतिक विभिन्नताओं है उसको समझना और इसे हमको सम्मान करना है। ठीक है ना? चलो ये क्वेश्चन रीड कर लो यहीं पे कि एक मरीज का वकील बनने के लिए एक नर्स में कौन सा गुण होना चाहिए। मान लो कि किसी भी केस को डील करना है ना वकील, तो वकील के अंदर में ऐसा गुण होता है ना, इसको सब सेक्शन यार होता है। ठीक है ना? वो सब बहुत वो फंसा सकता है किसी भी हेल्थ केयर बोल रहा है, किसी भी मैन को। ठीक है ना? यानी कि इसमें कह रहा है कि एक वकील बनने के लिए, यानी कि नर्स को वकील, मान लो किसी पेशेंट का एक नर्स वकील बनने के लिए नर्स के अंदर में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। मरीज के अधिकारों को वकालत नहीं करना आता है इसको, या केवल रोगी की शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। भाई जब आप सिर्फ रोगी के स्वास्थ्य पर ही ध्यान केंद्रित करोगे या कह रहा है इसमें, देखिए इसमें और कह रहा है या हमें क्या करना है, स्वास्थ्य देखभाल नीति और विनियमों के बारे में जानकारी होना चाहिए। रोगी की चिंताओं के प्रति असंवेदनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए बता सकते हैं आप लोग? एक पेशेंट का वकील बनने के लिए एक नर्स के अंदर में कौन सा गुण होना चाहिए? बताइए, बहुत इजी है। वही तो होगा, यही तो गुण होगा ना कि स्वास्थ्य देखभाल नीति और विनियमों के बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी कि जिस भी हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए ना। सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी दर्द प्रबंधन प्रदान करने के लिए एक नर्स के पास निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। प्रभावी दर्द प्रबंधन प्रदान करने के लिए एक नर्स के अंदर में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए। फर्स्ट गुण कह रहा है कि दर्द प्रबंधन सिद्धांतों को समझ का अभाव, या दर्द का सटीक आकलन करने में असमर्थता, या रोगी के दर्द के प्रति अवेदनशील, या दर्द प्रबंधन रणनीति के बारे में जानकारी होना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि किसी भी पेशेंट का जब प्रभावी दर्द प्रबंधन करने के लिए एक नर्स में कौन सा निम्नलिखित में से गुण होना चाहिए, तो उसके अंदर में यही गुण होना चाहिए कि यानी कि दर्द प्रबंधन रणनीति के बारे में इसको जानकार होना चाहिए। यानी कि पेन के बारे में इसको जानकार होना चाहिए, किस लेवल का पेन है पेशेंट को। इमोजी बना होता है, ठीक है ना, इमोजी बना होता है, इमोजी के लेकर के हम दर्द के बारे में पता चल जाता है कि पेशेंट की कितना दर्द है। ठीक है ना? हाँ, इमोजी के जरिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी घाव देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। प्रभावी घाव देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स में ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए। घाव देखभाल सिद्धांतों के बारे में ज्ञान का अभाव होना चाहिए। तब जब इसके अंदर में ज्ञान का अभाव होगा तो कैसे घाव को ट्रीटमेंट कर पाएगा। सेकेंड कह रहा है कि संक्रमण नियंत्रण विविधता की उपेक्षा, या रोगी के आराम पर ध्यान देना, या घाव देखभाल सिद्धांतों को अच्छी समझ। बताइए क्या हो जाएगा भाई? घाव देखभाल सिद्धांत के अच्छी समझ रहेगा तभी तो इस घाव को ट्रीटमेंट कर पाएगा। यानी कि डी एकदम राइट कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन के अंत तक प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण या होना चाहिए। बताइए, यानी कि जीवन के अंत तक प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। कौन सा महत्वपूर्ण
गुण होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि रोगी की इच्छाओं की अपेक्षा, रोगी की इच्छाओं की अपेक्षा। सेकंड है रोगी की भावनात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील का अभाव, या उपशामक देखभाल के बारे में जानकार होना, या धर्मशाला देखभाल प्राप्त करने के रोगी के निर्णय के बारे में निर्णयात्मक होना। तो कौन सा गुण होगा बताइए, बताइए कौन सा गुण होगा? उसके अंदर में एक उपासक देखभाल के बारे में जानकार इसको होना चाहिए, यानी कि जानकार होना चाहिए, तभी तो किसी को भी वो देखभाल प्रदान कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी दवा प्रबंधन प्रदान करने के लिए नर्स के पास निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? बताइए प्रभावी दवा प्रबंधन करने के लिए नर्स के पास निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? बताइए कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? दवाओं के दुष्प्रभावों को ना समझ, भाई दवा के बारे में इसको नॉलेज ही नहीं रहेगा कि इस दवा का क्या इफेक्ट हो सकता है, तो वो दवा कैसे दे सकते हैं किसी को? सेकेंड कह रहा है कि दवा प्रक्रिया के आकलन करने में असमर्थता, यानी कि ये भी गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। सी कह रहा है कि दवा सिद्धांतों और विविधता के बारे में जानकार होना, एकदम राइट, यानी कि दवा के बारे में मान लो कि नर्स को सब पता है कि इस दवाई से क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इसको इम्प्रूव मिलेगा हेल्थ में, तभी तो इसको अप्लाई करेगा किसी भी पेशेंट पे, यानी कि एकदम डी सी कह रहा ऑप्शन राइट कह रहा है, ठीक है ना। तो सी एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला ऑप्शन है कि प्रभावी संक्रमक नियंत्रण प्रदान करने के लिए, प्रभावी संक्रमण नियंत्रण प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि इस क्लास में ये 10 दिन की चैलेंज में आपको अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस मिलेगा, एकदम चैलेंजेस चैलेंजेस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, और यही क्वेश्चंस आपको अभी मिल रहा है। बताइए वो भी फ्री में मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है, वो भी फैसिलिटी के तौर पे, यानी कि बच्चों बोला कि सर मुझे हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल रहा है। बताइए कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिल रहा है, कितने टाइप्स का मिल रहा है अकॉर्डिंग टू आपके जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि हाथ की स्वच्छता विविधता की उपेक्षा, या मानक सावधानी के बारे में जानकारी का अभाव, या संक्रमण के संकेतों और लक्षणों को पहचानने में असमर्थता, या संक्रमण नियंत्रण सिद्धांतों के बारे में जानकार होना। एकदम राइट कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? संक्रमण नियंत्रणों के सिद्धांतों के बारे में जानकार होना, कि इन्फेक्शन के बारे में इसको जानकारी रहेगा तभी तो किसी भी पेशेंट को नियंत्रण कर पाएगा, इन्फेक्शन कंट्रोल कर पाएगा। भाई इन्फेक्शन आप तभी ही कंट्रोल कर पाओगे जब आपको इन्फेक्शंस के बारे में नॉलेज होगा, जब आप किसी भी पेशेंट को तभी ट्रीट कर पाओगे जब इस पेशेंट के डिजीज के बारे में आपको नॉलेज हो पाएगा। आप किसी भी चीज को तभी डील कर पाओगे जब आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होगा, विदाउट नॉलेज आप नहीं कर पाओगे। वही इस क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी रोगी मूल्यांकन प्रदान करने के लिए, प्रभावी रोगी मूल्यांकन प्रदान करने के लिए एक नर्स का इसमें से कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? बताइए। ऑप्शन देखिए कि विवरण पर ध्यान का अभाव, या मरीजों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में असमर्थता, या मूल्यांकन सिद्धांतों और तकनीकी के बारे में जानकार होना, या केवल भौतिक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रभावी रोगी मूल्यांकन प्रदान करने के लिए एक नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? तो नर्स के अंदर में जो एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, इस गुण का नाम है कि मूल्यांकन सिद्धांतों और उसके तकनीकी के बारे में जानकार होना। भाई जानकार सबसे अच्छी और बेस्ट पॉइंट है आपके इस जितना भी टॉपिक में आया है क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन से आपका कि स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ, स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ प्रभावी संचार प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से
कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ प्रभावी संचार प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? गुण का नाम है या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की राय के प्रति सम्मान का अभाव, या रोगी की जानकारी को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में असमर्थता, या अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भूमिका के बारे में जानकार होना, या टीम वर्क के महत्व की अपेक्षा। तो बताइए क्या हो जाएगा कि स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ प्रभावी संचार प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? तो नर्स में जो एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, इस गुण का नाम है आपका अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की भूमिका के बारे में इसको जानकारी होना चाहिए। एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी रोगी सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? क्या कह रहे हैं कि प्रभावी रोगी सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए एक नर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि रोगी सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना करना, या संभावित सुरक्षा जोखिम को पहचानने में असमर्थता, या अगला कह रहा है कि सुरक्षा सिद्धांतों और विविधताओं के बारे में जानकार होना, या केवल मरीज की शारीरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, इसको जानकार होना पड़ता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इसको जानकार होना पड़ेगा, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी बीमार से पीड़ित रोगियों को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? यानी कि किसी भी पेशेंट को पुराना बीमारी है, तो नर्स के अंदर में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए इसको ट्रीट करने के लिए? बता सकते हैं। इसके अंदर में यही गुण होना चाहिए कि रोगी की भावनात्मक जरूरतों की अपेक्षा, या रोगी के जीवन पर पुरानी बीमारी के प्रभाव को पहचानने में असमर्थता। तब उसको मान लो इस बीमारी को पहचान ही नहीं पाएगा तो कैसे केयर कर पाओगे? पुरानी बीमारी के लिए प्रबंधन रणनीति के बारे में जानकारी। एकदम राइट कह रहे हैं कि पुरानी बीमारी के बारे में इस नर्स को जानकारी रहेगा तभी इस बीमारी को ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है ना, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विकारों वाले रोगी को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? बता सकते हैं कौन सा गुण होना चाहिए कि रोगी की भावनात्मक सुरक्षा की अपेक्षा, या मानसिक स्वास्थ्य विकारों को संकेत और लक्षणों को पहचानने में असमर्थता, या मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए प्रबंधन नीति के बारे में जानकार होना, या रोगी के मानसिक स्वास्थ्य निदान करने में असमर्थता। बता सकते हैं क्या हो जाएगा? तो भाई इसके अंदर में एक ये गुण होना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए प्रबंधन नीति के बारे में इसको जानकार रहेगा तभी तो इस मेंटल प्रॉब्लम को ट्रीट कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि विकलांग रोगी को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में कौन सा गुण होना चाहिए? बताइए। एक कोई विकलांग पेशेंट है या पैरालिसिस का पेशेंट है, उसके अंदर में नर्स के अंदर में कौन सा गुण होना चाहिए तभी इसको ट्रीट कर पाएगा? बताइए कौन सा गुण होना चाहिए? उसके अंदर में रोगी की विशिष्ट आवश्यकताओं की अपेक्षा, या रोगी के जीवन पर विकलांग के प्रभाव को पहचानने में असमर्थता, या विकलांग रोगी के प्रबंधन नीति के बारे में जानकार होना, या रोगी की विकलांग के बारे में निर्णयता। भाई जब आप किसी भी पेशेंट को जो विकलांग है, जो पैरालिसिस है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हमको जानकार रहना पड़ता है। ठीक है ना, क्या है सब सच्ची बात है, इसको जानकार होना पड़ेगा तभी तो इस पेशेंट को केयर कर पाएगा। अगला है कि बाल रोगी को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में क्या गुण होना चाहिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है? बताइए।
बाल रोगी को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए कि बच्चे की देखभाल में धैर्य की कमी या बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में असमर्थता। भाई जब बच्चों को आप इसको बात ही नहीं समझ पाओगे बच्चे का कि बच्चा क्या बोलना चाहता है, बच्चे के अंदर में क्या दिक्कत है, ये क्या चीज का रिस्पॉन्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू रोता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यह बाल चिकित्सा देखभाल सिद्धांतों पर जानकारी है। भाई एकदम राइट कह रहा है कि जानकारी रहेगा तभी आप कि बच्चे को ट्रीट कर पाओगे, ठीक है ना। सी एकदम राइट कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुजुर्ग मरीज को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? बताइए, किसी भी ओल्ड पेशेंट को ट्रीट करने के लिए नर्स में कौन सा गुण सबसे अच्छा होना चाहिए? बुजुर्ग मरीजों का अनुष्ठी जरूरतों की अपेक्षा या रोगी के जीवन पर उम्र बढ़ने के प्रभाव को पहचानने में असमर्थता या वृद्ध अवस्था सिद्धांत और तकनीकी के बारे में जानकार होना या मरीज की उम्र में। भाई आपको पता होना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि एज के अकॉर्डिंग इसका क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है उसके बारे में आपको पता रहेगा तभी आप ओल्ड पेशेंट को आप ट्रीट कर पाओगे, ठीक है ना। यानी कि आपको जो वृद्ध पेशेंट होता है ना, जो ओल्ड पेशेंट, वो एक बच्चे का समान होता है। आपको इसके बारे में जानकार होना पड़ेगा तभी आप इस पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के अंत तक प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण होना चाहिए एक नर्स में? जीवन के अंत तक प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए कि रोगी और उनके परिवार की भावनात्मक जरूरतों की अपेक्षा या जीवन के अंतिम मुद्दों का सामना कर रहे रोगियों और परिवारों को अनोखी जरूरतों को पहचानने में असमर्थता या जीवन के अंत की देखभाल के सिद्धांतों और तकनीकी के बारे में जानकार होना है, रोगी की और उनके परिवारों को सहानुभूति का अभाव। बताइए क्या हो जाएगा? यानी कि उसको यही क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर कि जीवन के अंत में देखभाल सिद्धांतों और तकनीकी के बारे में जानकार रहेगा तभी इस पेशेंट को देखभाल कर पाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी घाव देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? बताइए कौन सा गुण होना चाहिए एक नर्स में जो किसी भी प्रभावी घाव को देखभाल कर सकता है? शरण रोकने वाला तकनीकी के सिद्धांतों का अपेक्षा या संक्रमण लक्ष्यों को पहचानने में असमर्थता या घाव देखभाल सिद्धांतों के बारे में जानकारी होना है। एकदम राइट कह रहे हैं, यानी कि घाव के बारे में इसको जानकारी रहेगा तभी तो इस घाव को ट्रीट कर पाएगा, कितने लेवल तक ये इसका टिश्यू डैमेज हुआ है, ठीक है ना, तभी तो वो ट्रीट कर पाएगा। अगला देखिए, अगला है कि प्रभावी दवा प्रशासन प्रदान करने के लिए एक नर्स में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है कि दवा खुराक की गणना करने में असमर्थता या दवा सुरक्षा के लिए सिद्धांतों का अपेक्षा या दवा प्रशासन सिद्धांतों और तकनीकी के बारे में जानकारी होना या दवा अंत क्रियाओं की समझ का अभाव। तो भाई दवा प्रशासन सिद्धांतों और उनके तकनीकी के बारे में जानकार रहेगा, मेडिसिन के बारे में नॉलेज रहेगा तभी ये क्या कर पाएगा कि जो भी इसको दवा देना है किसी जिस पेशेंट को उसको ट्रीट कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी दर्द प्रबंधन प्रदान करने के लिए नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? बता सकते हैं आप लोग कौन सा गुण महत्वपूर्ण होना चाहिए? रोगी दर्द के स्तर की अपेक्षा दर्द के संकेतों और उसके लक्षणों को पहचानने में असमर्थता। भाई जब इसको पता ही नहीं चलेगा कि किस कंडीशन से इसको पेन हो रहा है तो आप इसको ट्रीट नहीं कर पाओगे। अगला है कि दर्द प्रबंधन सिद्धांतों और तकनीकी के बारे में जानकार होना। एकदम राइट कह रहे हैं कि पेन के बारे में आपको जानकार रहेगा तभी तो आप इस पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे। एकदम राइट कह रहा है सी इसका आंसर, ठीक है ना। यानी कि पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए कि इसको कितने लेवल तक इसको पेन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इस पे दवाई का अप्लाई करोगे, ट्रीट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों के रोगियों को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण महत्वपूर्ण होना चाहिए? बता सकते हैं संक्रामक रोगों के रोगियों को प्रभावित प्रदान करने के लिए देखभाल उसमें कौन सा गुण एक नर्स में होना चाहिए? संक्रामक इन्फेक्शन समझते हो ना, हाँ उसी के बारे में बोल रहे हैं, बताइए कौन सा होना चाहिए?
वही तो, इसको जानकारी होना चाहिए, एकदम राइट हो जाएगा। कुछ बच्चे बोला कि एकदम सही, सही बोल रहे हैं आप लोग, यानी कि जानकारी होना चाहिए इन्फेक्शंस के बारे में, तभी तो इन्फेक्शंस कंट्रोल कर पाएगा अकॉर्डिंग, राइट। चलो देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दों वाले रोगियों को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए एक नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए बता सकते हैं कि मादक द्रव्यों के सेवन के संकेतों और उसके, इसमें भी यही हो जाएगा कि इसको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें भी यही हो जाएगा, इसको जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा दोबारा से। ये जो कह रहा है गंभीर बीमारी पीड़ित रोगियों को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स में क्या महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए? भाई किसी भी पेशेंट को गंभीर बीमारी है तो बीमारी के बारे में क्या है कि नर्स को नॉलेज रहेगा, तभी तो वो इसको ट्रीट कर पाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घकालीन दर्द से पीड़ित रोगियों को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के, यानी कि जो पेशेंट को दर्द है, बहुत पीड़ित है, तो भाई इस दर्द के बारे में इसको जानकारी रहेगा, सही ऑप्शन यही कह रहा है, इसका भी सी ही हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में कह रहा है। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधित, भाई मेंटल के बारे में जानकारी रहेगा तभी तो इस मेंटल को स्वास्थ्य को देखभाल कर पाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पुरानी बीमार से पीड़ित, एकदम राइट, यानी कि पुरानी बीमारी से पीड़ित है कोई पेशेंट, तो उसको हम लोग नर्स के एक अंदर में कौन सा गुण होना चाहिए? तो भाई जो भी पेशेंट पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि क्रोनिक पेन, क्रोनिक डिजीज, ठीक है, यानी कि जो लंबे समय से बीमारी इसके अंदर में आ रहे क्रोनिक, ठीक है ना, तो जो पुरानी बीमारी है उसके बारे में नर्स की जानकारी होना चाहिए, तभी तो उसको ट्रीटमेंट कर पाएगा, सेम वही हो जाएगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है कि जटिल चिकित्सा स्थिति वाले रोगियों को प्रभावी देखभाल प्रदान करने के लिए नर्स में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो नर्स में यही गुण होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? इसको जानकार होना चाहिए, तो कहना है तकनीकी के बारे में इसको जानकार होना चाहिए, सेम यही क्वेश्चन है, सेम तो नहीं बट डिफरेंट, बट इसे ऑप्शन सेम है, ठीक है ना। तो आज हम लोग कितना क्वेश्चंस कर चुके हैं आपको 201 बच्चों, हम लोग आज 201 क्वेश्चंस फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का सिर्फ बचा है कितना क्वेश्चंस? 300 क्वेश्चंस। ये भी आपको यानी कि 4 दिन आज हो गया आपका चैलेंज, यानी कि डे 1 डे 2 डे 3 और डे 4 आपका आज कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब सिर्फ बचा है 6 दिन का समय, और 6 दिन में आपको क्या मिलने वाला है? तो 300 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाला है, राइट। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और सबको बोलो कि फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो जाओ, और सिर्फ 10 दिन का चैलेंज अपना दीजिए, बूस्टर प्रिपरेशन को करिए, उसके साथ साथ आप एग्जाम में जा करके फाइट करिए, अच्छे से क्वेश्चंस को तोड़िए, सिर्फ 10 दिन की चैलेंज में। भाई खुद सोचो, 500 क्वेश्चंस कम होता है? 500 क्वेश्चंस आप करोगे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक बेस नर्सिंग एप्टीट्यूड का, तो हर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो भी डाउट रहेगा, अकॉर्डिंग जो भी आपका डाउट रहेगा, वो आपका डाउट भी क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, ना आपको यहाँ पे पैसा लग रहा है, ना आपको यहाँ पे कुछ पे करना पड़ रहा है, ठीक है ना। सिर्फ एक सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप क्लास में ज्वाइन हो जाए टाइम टू टाइम, राइट। तो आप लोग डे 5 में आने के लिए तैयार हो जाइए, यानी कि डे आपका 4 कंप्लीट हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे किया, जो भी बच्चों डे 1 डे 2 डे 3 कंप्लीट नहीं किया, आप लोग जाइए और कंप्लीट कीजिएगा फाइनली, ठीक है ना। तभी आप लोगों का 10 दिन का चैलेंज पूरा होगा। तो ठीक है ना बच्चों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ते रहना है और यूनिक मैथ्स क्लासेस में ज्वाइन होना है, ठीक है ना। चलिए।